नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बहुउद्देशीय प्रणाली की प्रासंगिकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा से कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए उपाय करने को कहा। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए कल बिहार का दौरा करेगा। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 63%। अब तक 6,53,000 से अधिक लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सप्ताहांत लॉकडाउन लागू और यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर आए। दोपहर समाचार में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को कल रात संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार का संकल्प लेने का अवसर है, ताकि इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़े और ये मानव केंद्रित हो सके। मल्टीलेटरलिज्म नीड्स टू रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ओनली रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म with a reformed United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. श्री मोदी ने कहा कि भारत ने परिषद की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में कोरोना से मुक्त होने की दर काफी अच्छी है। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके दायरे में 50 करोड़ लोग हैं। टुडे आवर आयुष्मान भारत स्कीम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम कवरिंग 500 मिलियन इंडिविजुअल्स। इन द फाइट अगेंस्ट कोविड, आवर ग्रास रूट्स हेल्थ सिस्टम इज हेल्पिंग इंडिया एंश्योर वन ऑफ द बेस्ट रिकवरी रेट्स इन द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्रम में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने भारत में समावेशी विकास के लिए किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 11 करोड़ से अधिक परिवारों में शौचालय बनाए गए, जिससे ग्रामीण स्वच्छता 38% से बढ़कर 100% हो गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंक सेवा से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 3 करोड़ 80 लाख टन की कमी आई है। इसके लिए गांव में बिजली पहुंचाई गई है, 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है और ऊर्जा बचत के अन्य उपाय भी शुरू किए गए हैं। Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कश्मीर में अमरनाथ गुफा के दर्शन कर वहां पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री राजनाथ सिंह ने कल श्रीनगर में सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों से कहा कि वे पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दें। एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों से कहा कि वे पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर कड़ी निगरानी रखें। इस बीच जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के अमसीपोरा गांव में 3 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। गांव में आतंकियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया सूचना मिलने पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के बाद ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल जैसे ही संदिग्ध ठिकाने की ओर पहुंचा, आतंकवादियों ने बाग में बने एक घर से उन पर गोलियां चलाई। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो टेप सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कथित फोन टैप करने के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि क्या उसने फोन टैपिंग की या नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता दावा कर रहे हैं कि ऑडियो टेप असली है, जबकि एफआईआर में इसे लेकर कयास ही लगाए गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। एसओपी फॉलो हुआ, फोन टेपिंग इत्यादि किया गया, क्या संविधान को ताक पे रखा गया, क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो। श्री पात्रा ने राजस्थान में वर्तमान राजनीतिक संकट के लिए कांग्रेस में अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसके बारे में समझा जाता है कि एक असंतुष्ट कांग्रेस विधायक कथित रूप से भाजपा के कुछ नेताओं से राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने के बारे में बातचीत कर रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में कोविड-19 मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके फैलाव को रोकने के लिए प्रयास और तेज करने को कहा है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि पाबंदियों का फायदा कंटेनमेंट और बफर जोन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में निगरानी और रोकथाम के लिए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने संक्रमण का जल्द पता लगाने और मृत्यु दर कम करने पर भी बल दिया है। राज्यों के प्रधान स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि महामारी के कम से कम 80% नए मामलों में रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें 72 घंटे के भीतर क्वारंटीन किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण नए मामलों और उनके संपर्क में आए लोगों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कोविड योद्धा पोर्टल पर एनसीसी स्वयंसेवकों और अन्य कर्मियों की सूची उपलब्ध है, जिसका उपयोग रोकथाम और निगरानी के कार्य में किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को रोजाना 1 लाख लोगों पर कम से कम 14 लोगों का परीक्षण अवश्य करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संक्रमित लोगों की संख्या 10% से अधिक न बढ़े। पत्र में यह भी कहा गया है कि महामारी के रोगी के संपर्क में आए ऐसे सभी लोगों का आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के अनुसार अवश्य परीक्षण किया जाना चाहिए, जिन्हें ज्यादा खतरा है या जिनमें बीमारी के मामूली लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। राज्यों से कहा गया है कि कोविड रोगियों के लिए अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए तरीकों का उपयोग करें और उसी के अनुसार ऑक्सीजन का भी इंतजाम करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कोविड-19 के उपचार के साथ साथ अन्य लोगों के लिए टीकाकरण तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सहित आपात सेवाएं तथा गंभीर रोगियों के इलाज की सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का एक केंद्रीय दल बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए कल राज्य के दौरे पर पहुंच रहा है। इस दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और एम्स नई दिल्ली के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर नीरज निश्चल
शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों सरकारों ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जांच, संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट के बारे में चर्चा की गई है। इस बीच राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23,300 हो गई है। इनमें 1,742 नए मामले हैं। अधिकतर नए मामले पटना, भागलपुर और सीवान के हैं। राज्य अब तक कोरोना से 14,997 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,129 का इलाज चल रहा है। बिहार में कोरोना से ठीक होने की दर 64% है। राज्य में कोविड से अब तक 197 लोगों की मौत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बहुउद्देशीय प्रणाली की प्रासंगिकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा से कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए उपाय करने को कहा। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए कल बिहार का दौरा करेगा। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 63%। अब तक 6,53,000 से अधिक लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सप्ताहांत लॉकडाउन लागू। यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्ष में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर आए। देश में कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित 6,50,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि कुल 6,53,751 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 62.93 तक पहुंच गया है। फिलहाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित लोगों की संख्या 3,58,692 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 34,884 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित रोगियों की संख्या 10,38,716 हो गई है। एक दिन में 671 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 26,273 तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 73 से अधिक है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ होने वालों का राष्ट्रीय प्रतिशत 62.93 से अधिक है। इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या महाराष्ट्र में अधिक है। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली का स्थान है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में कुल मिलाकर 66% से अधिक सक्रिय मामले हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 3,61,624 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,34,33,742 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कुल 1,253 प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच का काम चल रहा है, जिनमें 885 सरकारी और 368 निजी प्रयोगशालाएं हैं। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नए नियमों का पालन करें, ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय न्यू नॉर्मल में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग और चेहरे को न छुए जाने जैसी सावधानियां शामिल हैं। जरूरत वाले सामानों की पहले से सूची तैयार करना बेहतर होगा और यदि संभव हो तो केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर निकलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना थैला ले जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसका संपर्क सतह से कम हो। वहीं मोबाइल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। लोगों को जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदना चाहिए, न कि उनका भंडारण करना चाहिए। दुकानों पर हमेशा लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए और भुगतान करने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि प्रतिबंधों के दौरान बिना किसी उचित कारण के घर से बाहर न निकलें।
राज्य सरकार ने कल रात से 55 घंटे के लिए प्रतिबंध लागू किए हैं, जो सोमवार सवेरे 5 बजे तक लागू रहेंगे। इस प्रकार के प्रतिबंध हर सप्ताहांत लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को हर हाल में रोका जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ के प्रमुख संस्थानों SGPGI, KGMU और राम मनोहर लोहिया संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई है, जिसकी मदद कोरोना के संक्रमण को रोकने में आ रही किसी भी समस्या को हल करने में ली जानी चाहिए। राज्य में कल रात से 55 घंटों के लिए प्रतिबंधों को लागू किया गया है। ये प्रतिबंध कल रात 10 बजे से चालू हो गए हैं और 20 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगे। पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे। हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान आज से शुरू किया जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों के हर ग्राम पंचायत और वार्ड में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाए जाने के लिए नामित विशेष नोडल अफसरों को स्वच्छता और संचारी रोग विरोधी अभियान की निगरानी करने के लिए कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 4 जिलों में आज और कल के लिए पूर्णबंदी की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में आज शनिवार और कल रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। दूध और उनसे बने उत्पादों के अलावा दवा की दुकानें खुलेंगी। राष्ट्रीय और प्रांतीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों के आने जाने की अनुमति होगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बिना किसी वाजिब वजहों के लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन निर्माण कार्यों पर रोक नहीं रहेगी। इस बीच कल रात कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़कर 4000 से अधिक हो गए हैं, जबकि 3021 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट गए हैं। राज्य में एक्टिव केसेस संख्या 996 है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मुंबई में कोरोना वायरस से निपटने के उपायों में बेहतरी आने के साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगमों से इन शहरों में मुंबई की तरह ऐसे ही उपाय करने को कहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद मुंबई में कोविड-19 की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों से ये शहर अन्य शहरों तथा विभागों के लिए कोविड-19 की रोकथाम की राह दिखा रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के अधिकारियों को मुंबई के नक्शे कदम पर चलने की सलाह दी है। साथ ही मुंबई महानगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को इन निगमों के अधिकारियों को मार्गदर्शन करने को कहा है। मुंबई में धारावी और अन्य हॉटस्पॉट्स में मरीजों की संख्या में कमी आने के साथ साथ अब मुंबई का मरीज ठीक होने का दर देश में सबसे ज्यादा हो गया है। मुंबई महानगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल के अगुवाई में निगम के डॉक्टर, पैरामेडिक्स, स्वच्छता और सफाई कर्मचारी, दमकल विभाग तथा अन्य कई लोगों ने किए लगातार प्रयासों के कारण ये शहर अब अन्य शहरों के लिए मिसाल बन गया है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने बकरी ईद और आने वाले सार्वजनिक गणेश उत्सव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में बेंगलुरु में लागू लॉकडाउन को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे लोगों की आजीविका प्रभावित नहीं होगी। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हेमंत निम्बालकर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 26 सेक्टर्स को इससे छूट दी गई है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान के प्रबंधन के बारे में बताया कि 900 सड़कों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। असम में कल कोविड-19 के 1218 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केवल गुवाहाटी में 570 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 551 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 7,720 लोगों का इलाज चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड-19 के 66 नए मामलों का पता चलने से राज्य में अब इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 609 हो गई है। इनमें से 431 का उपचार चल रहा है, जबकि 175 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 66 नए मामलों में से 58 मामले राजधानी ईटानगर से हैं। ईटानगर राजधानी परिसर में अब तक कोविड-19 के कुल 330 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 295 का उपचार चल रहा है। 34 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है और 1 रोगी की मृत्यु हुई है।
स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक उपयोग के लिए कार्य करने वाले फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर पेप्टाइड आधारित संभावित टीके का संश्लेषण किया है। संस्थान का कहना है कि ये टीका संक्रमण की अधिकता वाले स्थानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे टीका लगाने वालों में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है जिससे वायरस के हमले को रोका जा सकता है। यह भी बताया गया है कि इस टीके से शरीर में वायरस का अंत करने वाले एंटीबॉडी पैदा की जा सकती है, जिससे फेफड़े से संबंधित विकार में कमी आती है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कहा है कि इस खोज से कोविड-19 के उपचार के लिए किफायती नैदानिक किट तैयार करने में सहयोग मिल सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों से घर पर रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने का सुझाव दिया। We are going to overcome this crisis within a few weeks. Stay at home, spend time with the family, do household works, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation and take care of emotional need of the family. जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, अभी फ्लू के लक्षण नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर रात 9:30 पर चर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-115767 और 0112331444 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक रिपोर्ट का ब्यौरा साझा किया है, जिसके अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। श्री जावड़ेकर ने इसे बड़ी सकारात्मक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-6 और 2015-16 के बीच दुनिया में गरीबी में सबसे अधिक कमी भारत में ही आई है। UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के जिन 75 देशों का अध्ययन किया गया, उनमें से 65 में गरीबी के स्तर में काफी कमी दिखाई दी है। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरगना नूर वली मशहूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। मशहूद पर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े गुटों को समर्थन देने, उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करने, षड्यंत्र रचने और आतंकी कार्रवाइयों में भाग लेने का दोषी पाते हुए उसे प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। IS और अलकायदा संगठनों पर प्रतिबंध लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने मशहूद का नाम इस सूची में शामिल किया है। इसके बाद अब इस पाकिस्तानी नागरिक की सभी संपत्तियां जब्त कर दी जाएंगी। उसकी यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध भी लगेगा। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के विषय में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। महामारी की वर्तमान स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध, लोगों के तापमान की जांच और सैनिटाइजेशन जैसे अनेक सतर्कता उपाय किए गए हैं। आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचार और सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे।
कोलकाता हवाई अड्डे पर 6 शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद से आने वाली उड़ानों पर लगा प्रतिबंध इस महीने के अंत तक बढ़ा दिया गया है। एक ट्वीट में कोलकाता हवाई अड्डे की ओर से बताया गया है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर इन शहरों से आने वाली उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए इन 6 शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये अनुरोध किया था। असम में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और राज्य के 25 जिलों के लगभग 35 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। सरकार की ओर से बचाव और राहत कार्य जारी है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि बाढ़ में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। हरियाणा का बागवानी विभाग कुरुक्षेत्र में लडवा में भारत और इजरायल के बीच सहयोग से स्थापित उपोषण फल केंद्र में आज से 5 दिन की फल प्रदर्शनी फ्रूट एक्सपो 2020 का आयोजन कर रहा है। एक रिपोर्ट। इस आयोजन का यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रसारण अगले सप्ताह बुधवार तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक देखा जा सकता है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कृषि और किसान कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले विभिन्न फलों के उत्पादन की तकनीक घर बैठे सीखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य बागबानों को फल उगाने की नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा है हरियाणा के किसान राज्य सरकार के मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी को अपना रहे हैं, जिससे यह प्रदर्शनी उनके लिए सीखने का एक और मंच प्रदान करती है। समाचार कक्ष से गौरव। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा तथा अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या धूल भरी आंधी चल सकती है। श्रीनगर में तापमान 19 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मैसूरू के पूर्व महाराजा वाडियार को उनकी जन्म शती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जन्म शती वर्ष समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व महाराजा ने मैसूरू रियासत में संविधान सभा और के.सी. रेड्डी की अध्यक्षता में लोकप्रिय अंतरिम सरकार का गठन करके जनता के प्रति एक जिम्मेदार शासन व्यवस्था कायम की थी। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि महाराजा वाडियार का व्यक्तित्व भारतीय सभ्यता के प्राचीन मूल्यों और पश्चिमी जगत की आधुनिकता का बड़ा अच्छा सम्मिश्रण था। बांग्लादेश टेलीकॉम विनियामक आयोग ने दूरसंचार कंपनियों को अपने ग्राहकों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया है। आयोग का कहना है कि ग्राहकों को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराने से कंपनियों के बीच अस्वस्थ होड़ शुरू होती है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस सुविधा का उपयोग कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियां संचालित करने में भी कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बहुउद्देशीय प्रणाली की प्रासंगिकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा से कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए उपाय करने को कहा। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए कल बिहार का दौरा करेगा। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 63%। अब तक 6,53,000 से अधिक लोग ठीक हुए।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सप्ताहांत लॉकडाउन लागू और यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर आए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।